क्या सोचा जा रहा है, क्या तय किया जा रहा है? अगर फाइनल कॉल देनी है इसी महीने में, एहतजाज होगा, धरना होगा और इंतखाबात के लिए प्रेशराइज कैसे किया जाएगा? देखिए, इस वक्त सारी कौम परेशानी में मुब्तला है। फरहादा तबका महंगाई को कोस रहा है। किसान जो है वो डूबा हुआ है, उसको अपनी अगली फसल की फिक्र है। इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा। तभी हम कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवा दीजिए, मुल्क को और कौम को मजीद आजमाइश में मत डालिए। तो इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात करवा दीजिए। आप जितनी ताखीर करेंगे मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। सियासत में तो गुफ्तगू से रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इनके पास लगता है कि ना सोच है ना इख्तियार है। शिराज, मुझे बताइएगा, ये कंबर शदाद कोर्ट में जिस राइस मिल पर छापा मारा गया था, क्या पता चल पाया है? ये बताया जा रहा है कि साबिका काउंसलर हैं पीपल्स पार्टी के वजीर फुलपोट्रो, उनकी ये राइस मिल है और वहाँ पर यूएई की जानिब से जो इमदादी सामान तकसीम करने के लिए भेजी गई थी इमदाद, वो बड़ी तादाद में खेमे 1500 के करीब राशन और दीगर सामान जो है वो वहाँ मौजूद था। इमदाद किसी हद तक मिल भी रही है, लेकिन डेविस्टेशन बड़ी तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर है, उसका स्केल बहुत बड़ा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, खुद से एक्शन लें, वजीर आला साहब जाएं, मामले को देखें, क्योंकि ये संगीन मामला है। बहुत सारे 2 नंबर लोग भी सरगर्म हो जाते, डकैत भी सरगर्म हो जाते। इस तरह लोग भी है कि 10-10 जगह से राशन इकट्ठे करते और फिर बाजार में बेचते। बिलावल भुट्टो साहब जहाँ अगर अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाए नहीं पिलाई जाए, तजब्बुब का शिकार होते हैं बहुत से वालिदैन। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जानना चाहूंगी कि हराम हलाल का भी चक्कर होता है। पोलियो के कतरे जो पोलियो के वायरस से बचाव के लिए हैं, ताकि बच्चा पोलियो की बीमारी से महफूज रहे, इन कतरों के फैलाए जाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इंसानी जात के अंदर या मर्द के अंदर किसी भी किस्म की कमी का आमतौर पे अफवाहें फैलाई जाती है। एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रैवलिंग मुश्किल होती चली जाएगी। शरीय तबार से कोई कबात नहीं है, मेडिकली भी इसके अंदर कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती जो इंसानी जात के लिए नुकसानदेह है। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम ये T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कल ज़ाहिर कौमी टीम का जो स्क्वाड था उसका भी ऐलान किया गया, वो बड़ा अहम था। क्या आपको लगता है वाकई हमारी टीम पूरी फॉर्म में और बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा हमें? और बेहतर हो सकती थी, बस हाँ। उन्होंने लगता कि एशिया कप नहीं देखा, चीफ सिलेक्टर ने या कोच कोई ड्रेसिंग रूम में थे, कप्तान फील्ड में थे, उनको पता नहीं हम किस शोबे में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। खैर, पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे परफॉर्म करे और इंग्लैंड आई है इतने अरसे बाद, उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेले। जो हमने गलतियां की है एशिया कप में वो रिपीट ना करे, एक अच्छी सीरीज फिनिश करें, जीते, जो कॉन्फिडेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत से मौज़ूआत हैं जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरीके से हमने आपको सुनवाया कि इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, ज़ाहिर है ये दलदल से निकालना, मुल्क को फौरी इंतखाबात इसका हल है। तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? सितंबर की ही कॉल है और अगर इसी महीने में फाइनल कॉल देनी है तो उसकी तैयारियां क्या की जा रही हैं? ज़रा क्विकली मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। क्या सोचा जा रहा है, क्या तय किया जा रहा है? अगर फाइनल कॉल देनी है इसी महीने में तो किस तरीके से होगी? एहतजाज होगा, धरना होगा और इंतखाबात के लिए प्रेशराइज कैसे किया जाएगा? देखिए, इस वक्त सारी कौम परेशानी में मुब्तला है। हर तबका, फरहादा तबका महंगाई को कोस रहा है। किसान जो है वो डूबा हुआ है, उसको अपनी अगली फसल की फिक्र है, वो अपना ट्यूबवेल का बिल अदा नहीं कर सकता। जो सनतकार तबका है वो हाथ पे हाथ रखे बैठा है, सरमायाकारी नहीं हो रही, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और मुल्क की तमाम सनत जो है वो 30% बिलो कैपेसिटी चल रही है। नौजवान तबका बेरोजगारी से परेशान है, डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहा है, मुलाजमतें दस्तयाब नहीं है। घरेलू खवातीन महंगाई, आटा, घी, दाल, चीनी, प्याज, टमाटर की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं,
उससे परेशान है। मुल्क में सियासी अदब इस्तेहकाम है और हुकूमत के पास कोई हल तलाश करने की न कैपेसिटी है, ना उनमें इस किस्म की जहानत दिखाई दे रही है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मुल्क स्लाइड कर रहा है, इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा। तभी हम कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवा दीजिए, मुल्क को और कौम को मजीद आजमाइश में मत डालिए। इतनी तेजी से आपका रुपया गिर रहा है IMF के मुआहदे के बावजूद, इतनी तेजी से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उनके रेट्स बढ़ रही हैं, टैरिफ बढ़ गया बिजली का, लोग परेशान हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात करवा दीजिए और इन इंतखाबात से मुल्क इस बहरान से निकल सकता है। आप जितनी ताखीर करेंगे मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। इस हुकूमत से लोगों का एतमाद उठ चुका है। तो शाह साहब, बातचीत पर ही जोर दिया जाएगा कि बातचीत हो जाए या फिर सड़कों पर निकल के फैसला हो? देखिए, हमारी पहली ख्वाहिश तो ये है कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हों, लेकिन ये तो बातचीत क्या करते हैं, ये तो मुकदमे दर्ज करते हैं, तशद्दुद करते हैं, झूठे मुकदमों के अंदर लोगों को मुलव्वस करते हैं। अभी आपने देखा कि 25 मई को ने क्या किया, फिर आपने शहबाज गिल की सूरत हाल आपने देख ली। धमकाते हैं, कभी हमारे मुराद सईद साहब को धमकी आ जाती है, कभी फवाद चौधरी साहब को अपनी जमानत करानी पड़ जाती है। तो इस किस्म की हैरेसमेंट जो है वो क्रिएट की हुई है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में तो गुफ्तगू शरीफ से रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इनके पास लगता है कि ना सोच है ना इख्तियार है। फैसले इनके न बस में हैं, न ये कर पाते हैं, न ये कर सकते हैं। अच्छा, और आपको लग रहा है कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा? अगर जैसे खबर ये भी है कि हो सकता है कि MQM छोड़ दे, हुकूमत की इत्तेहादी ना रहे, तो कहीं उधर बातचीत हो और फिर कोई और सूरत हाल निकाली जाए उस हुकूमत को घर भेजने की? देखिए, MQM को तो किसी सूरत इनके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। MQM की सियासत PDM की सियासत की नफी करती है। MQM ने 3.5 साल पीपल्स पार्टी को कोसा और फिर उसे मुआहदा कर लिया, और उस मुआहदे में जो उनसे चीजें तय हुई वो भी पूरी नहीं हुई। फिर अभी मैं सुन रहा था आपके इब्तिदा में जो आपका इंट्रो था कि वो आप कह रहे हैं हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं। तो कौन कह रहा है कि आप कुर्सी को चिपके रहें? आप दयानतदारी से फैसला करें, और पीपल्स पार्टी के साथ आप नहीं चल सकते, PDM के साथ आप नहीं चल सकते, तो आप अलग इख्तियार करें। चंद वोटों की तो इनकी अक्सरियत है। MQM और दीगर जमातें अगर सही फैसला कर लेती हैं तो शहबाज शरीफ हुकूमत ठहर ही नहीं सकती। माशी तौर पर बदहाल है, सियासी तौर पर अनस्टेबल है, और अगर ये MQM या कुछ दीगर जो इनके हलीफ हैं वो मुल्क के मफाद में फैसला करते हैं तो हमें इनसे नजात मिल जाएगी और मुल्क इस कैफियत से आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक मामला हुआ, लेकिन एक और चीज़ है शाह साहब, क्योंकि पार्टी में भी ज़ाहिर जो इंतज़ामी ढांचा है उसमें भी तब्दीलियाँ PTI लेकर आ रही है। आप तो ज़ाहिर वाइस चेयरमैन हैं PTI के, कि वो लोग जो कि शुरू से पार्टी के साथ थे अब उन्हीं को लेकर आया जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि वो लोग जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्हें बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए हैं, उनको इनामात से नवाजा गया है। तकरीबन 80% PTI के मुनर्रिफ अरकान हैं जिनको कौमी असम्बली के ओहदों से नवाजा गया है। मरात उनको दी जा रही हैं, कायमा कमेटियों के चेयरमैन हैं, पर्सन्स हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अपनी अददी अक्सरियत मेंटेन करने के लिए ये इस किस्म की जो लालच है, इस किस्म के इंसेंटिव्स देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपना नंबर्स पूरे रखने के लिए। लेकिन आवाम में तो ये अपनी साख खो बैठी हैं। अब वक्ती तौर पर नंबर्स को पूरा करने के लिए किसी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना देना, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना देना, किसी को कोई और रियायत दे देने से ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। हाँ, हुकूमतें सिसकती रहती हैं, ये सिसक कर दम देंगे, लेकिन दम जरूर देंगे क्योंकि इनमें दमी नहीं है, मुल्क चलाने का इनमें दमी नहीं है।
ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन PTI तो कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कोशिश तो यही की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल किए जाएँ, क्योंकि इलेक्शंस ही इन मसाइल का वाहिद हल है। लेकिन लगता नहीं है कि ये हुकूमत कोई बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये तो एक मामला था, लेकिन एक और मामला है ज़ाहिर सैलाब की सूरत हाल का, और उस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। ना सिर्फ वहाँ की जो सूरत हाल है वो भी आपको बता रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं सैलाब मुतासरीन की, जहाँ हुकूमत की तवज्जो नहीं है, हुकूमत की तवज्जो भी दिलाई जाए। तो कल हमने एक खबर नशर की थी नाजरीन, सक्कर का एक गाँव था, और वहाँ पर तकरीबन 50 अफराद डायरिया में मुब्तला हो गए थे, 13 जाँ बहक हो गए थे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये खबर नशर हुई, मेरे प्रोग्राम में इस पर बात हुई। हमारे ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली ने इस हवाले से बताया। ये बात हुक्काम बाला तक पहुंची, और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इस खबर का फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। वज़ीर सेहत जो सिंध की हैं अज़रा पेचूहू साहिबा, उन्होंने फ़ौरन इसका एक्शन लिया और वहाँ पर भेजा गया जो मुतालिका मेडिकल टीम थी, और वो जो बच्चे जो सीवियर हालत में, सीरियस हालत में थे, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया। लेकिन हालात अभी भी वहाँ पर ख़राब हैं। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन एक और सूरत हाल ये है कि जो इमदाद पहुँच रही है ज़ाहिर सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में, वो बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक गोदाम से जो कि पीपल्स पार्टी के ही एक रहनुमा का बताया जाता है, वहाँ से बड़ी तादाद में जो इमदादी बोरियां थीं, आटे की बोरियां थीं, वो पकड़ी गई हैं। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में बात करूंगी। हमारे नुमाइंदगा कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सक्कर से हमारे ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली, और लाड़काना से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शराज महमूद पठान मौजूद हैं। सबसे पहले शाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल खबर नशर होती है और बड़ी अच्छी बात है कि हुकाम बाला इसका नोटिस लेते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर मेडिकल टीम्स पहुँचती हैं और वहाँ पर जो मौजूद मरीज़ हैं उनको शिफ्ट भी किया जाता है। लेकिन सिचुएशन अभी क्या है और कितनी बड़ी तादाद है वहाँ पर डायरिया से मुतासरा मरीजों की? देखिए, मरीज जो हैं वो तकरीबन 50 से जायद हैं, और यहाँ पर 13 अमवात हो चुकी हैं। और जब बोल न्यूज ने ये खबर नशर की तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आपने कहा कि वजीर सेहत ने इसका न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि DHO सक्खर जो है डॉक्टर जमील महर, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है वो रात को 2:45 बजे वहां पहुंचे अपनी टीम को लेकर। हालांकि ये इलाका सक्कर से बहुत दूर है, 133 किलोमीटर दूर रेगिस्तानी इलाके में, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर पहुंचे डॉक्टरों की टीम लेकर। उन्होंने देखा सिचुएशन, उसके बाद ड्यूटियां तैनात की हैं, अद्वियात लेकर यहाँ पहुंचे वगैरह वगैरह। उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आज सुबह जब हम वहाँ देखते हैं तो जो डॉक्टर्स पहुंचे हैं वो मुकामी कोई वडेरे हैं, वो उनको लेकर अपने गांवों की तरफ चले गए, किसी की औताक में वो चले गए। वहां पर सिर्फ जो है एक डिस्पेंसर हमें नजर आया जो लोगों को वही अद्वियात बांट रहा था, किसी को 2 टैबलेट, किसी को 1 सिरप, इस तरह की सूरत हाल थी। उसी तरह दरख्तों में लटका कर उन्हें ड्रिपें चढ़ाई जा रही थी। मकसद ये कि अद्वियात भी पहुंची हैं वहां पर और टीम भी पहुंची है। अगर प्रॉपर इलाज हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो डायरिया का मर्ज है ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइलाज मर्ज है। अगर प्रॉपर केयर की जाए, उन्हें पीने का साफ पानी दिया जाए, उनके बच्चों के जिस्म से जो पानी जाया हो गया वो प्रॉपर उनको मिले तो वो बच सकते हैं। उनको बचाना जरूरी है। हमारा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि हम बता रहे हैं कि देखिए हम इसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों की, इन गरीब लोगों की जिंदगी को खतरात लायक है। जाहिर हमारा काम तो रिपोर्टिंग करना है ना। आपने रिपोर्ट किया, आपने सूरत हाल बताई, और आज भी जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि रश वैसे ही लगा हुआ है मरीजों का, और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम नहीं है, बल्कि एक डिस्पेंसर है, डिस्पेंसरी जो कि चलाता है वो वहाँ बैठ के चंद टैबलेट्स वहाँ पर मरीजों को दे रहा है, प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा। तो ये पूरी खबर है जो कि ज़ाहिर बताना बहुत ज़रूरी थी, और ये यकीनन ये मेरी आवाज़ पहुँच गई होगी, और यकीनन ये सूरत हाल का नोटिस भी लिया जाएगा। और ये जो टीम्स कल रात को 2 बजे पहुंची थी, मजीद टीम्स भी वहां पर पहुंचाने की ज़रूरत है, ये टीम्स पहुंचाई जाएं। अच्छा, आप हमारे साथी हैं शाहिद साहब, मैं आपसे मजीद बात करती हूँ। शिराज, मुझे बताइएगा, ये कंबर शदाद कोर्ट में जिस राइस मिल पर छापा मारा गया था, क्या पता चल पाया है? ये क्या कोई साबिक वजीर हैं, MP हैं, कौन है ये पीपल्स पार्टी के, और ये क्या उनका मौक़िफ़ आया कोई सामने जब छापा मारा गया और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये बोरियां मिली हैं इमदाद की? सुमैया, इस मामले की हकीकत ये है कि जिला कंबर शहदाद कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जाहिद हुसैन मेतलो साहब, उन्हें शिकायत हुई और उन्होंने नसीराबाद की एक निजी राइस मिल पर जो है छापा मारा। और ये बताया जा रहा है कि साबिका काउंसलर हैं पीपल्स पार्टी के वजीर फुल पोट्रो, उनकी ये राइस मिल है
और वहाँ पर यूएई की जानिब से जो इमदादी सामान तकसीम करने के लिए भेजी गई थी इमदाद, वो बड़ी तादाद में खैमे 1500 के करीब राशन और दीगर सामान जो है वो वहाँ मौजूद था। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो मुतल्लिका MP हैं बुरहान खान किया था, वो आज पेश भी हुए और सक्खर में जो यूएई के इमदादी कैंप के जो लोग हैं वहाँ से वो भी आज कोर्ट पहुंचे और उन्होंने रसीदें भी जमा करा दी हैं। और आपको फिर पता है कि किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ मैनेज हो जाती है और वो डिप्टी कमिश्नर ने भी उनके हक में लिख दिया, लेकिन वो बड़ी तादाद में पहुंचा था और ये बताया गया कोर्ट को कि ये हमें जाती हैसियत में कोई हुकूमती सतह पर नहीं मिला। अच्छा। यूएई के दोस्तों ने हमें जाती हैसियत में सामान दिया था जो हमने तकसीम तो करना था और कर भी रहे थे, और लोग बड़ी तादाद में जो है वो फिर वहां पर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से ये एक चीज सामने आई, मौक़िफ़ सामने आया है। दूसरी जानिब एक जो है वो सैलाब मुतासरा कैंप में एक कसम पुरसी की हालत में जो है शाह खोसो, उसने जो है गुज़िश्ता रोज खुदकुशी कर ली। वो अपने बच्चों को जो है वो नहीं देख पा रहा था कि उसके बच्चे जो है भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन मौजूद थे कैंप पर, और वो उसे बार बार जो है वो कहती रही कि रोटी और आटा ला के दो ताकि मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, लेकिन वो उसकी इमदाद नहीं कर पाया और उसके बाद फिर उसने जो है वो खुदकुशी कर ली। तो और शिराज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद यहाँ पहुंचे, तमाम इलाकों का उन्होंने दौरा किया, वजीर आला पहुंचे, वजीर आजम यहाँ पहुंचे, तब भी लोगों को तक इमदाद नहीं मिल रही। सुमैया देखें, इमदाद किसी हद तक मिल भी रही है, लेकिन डेविस्टेशन बड़ी तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर है, उसका स्केल बहुत बड़ा है, और जिस तरह से एक एक्टिव होनी चाहिए थी मशीनरी और पहले से ही पेश गोइयां थी, उस तरह की इकदाम जो है वो नहीं किए गए और बड़ी बुरी तरह से। अब एक बड़ी मिसाल जो है शेख ज़ायद वुमेन हॉस्पिटल है जो कि 200 बेड पर मुश्तमिल है, जिसका सिर्फ 60 बेड जो है फंक्शनल था, लेकिन उसका 140 बेड जो हैं वो सिर्फ इस इफ्तिताह के लिए रोके गए थे कि वो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके कोई सफीर या एम्बेसडर काउंसिलर जनरल वो आएंगे, वो उसका इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद वो खोला जाएगा। जब बोल न्यूज ने इस चीज को ब्रेक किया और उसके बाद जो है वो फिर सेक्रेटरी हेल्थ वजीर सेहत ने भेजा और उसके बाद वो सारे का सारा फंक्शनल कर दिए गए और जल्द अज जल्द तरीके से वहां पर बेड भी शिफ्ट किए गए। और फिर ये सारी चीजें मकसद सिर्फ यही है रिपोर्ट करने का, ये मामलात हो रहे हैं और ज़ाहिर सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, खुद से एक्शन लें, वज़ीर आला साहब जाएं, वुज़रा जाएं, इस मामले को देखें क्योंकि ये संगीन मामला है। मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, कादिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया बंदोखिल साहब आपके वक्त का। मैं चाहूँगी कि आपको कनेक्ट करूँ इस चीज़ से कि आपको ही पता होगा कि खंबर शदात कोर्ट में जो नसीराबाद में निजी राइस मिल थी वहाँ पर छापा मारा गया था और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से ये छापा मारा गया था और वहाँ से ये इमदादी सामान निकला, इसमें खैमे थे, राशन था, जिस पे फलपूटो साहब का ये कहना था कि जी UAE ने ज़ाती तौर पर हमें इमदाद दी इसलिए यहाँ पर रखी हुई थी। लेकिन ये ऐसे और भी वाक़यात रिपोर्ट हुए इस सारी सूरत हाल पे, जहाँ पर अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास खाने को अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ था नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म में हैं और अगर हैं तो पीपल्स पार्टी इस पर एक्शन क्या ले रही है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये कि इस तरह कोई आफत आ जाती है तो उसमें बहुत सारे 2 नंबर लोग भी सरगर्म हो जाते हैं, डकैत भी सरगर्म हो जाते हैं। आपने वो भी न्यूज़ सुनी है कि डकैत ग्रुप और वो भी सरगर्म हो जाते हैं लोगों को लूटने के लिए। और यकीनन इस तरह लोग भी है कि 10-10 जगह से राशन इकट्ठे करते और फिर बाजार में बेचते। यकीनन ये चीज़ें माजी में भी रिपोर्ट होती रही है, आज भी हो रही होंगी और आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की तरफ से ये चीज़ होती रहेगी। ये कोई ऐसे नई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम सिर्फ बातों की हद तक मजम्मत कर रहे हैं तब तो मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और हमारी क़यादत को आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब जहाँ अगर अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, मंदोखिल साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब खुद जा रहे हैं, CM खुद जा रहे हैं। कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि इमदादी सामान अगर पर्सनल लेवल पर भी किसी के पास आ रहा है तो उसको अपने पास लेकर और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करें? देखिए, ऐसा होता है ना कि एक पहले भी खबर इस तरह टीवी चैनल पे में था कि सामान जो है ना वो किसी निजी गोदाम में रखा गया था। उसकी वजह ये होता है कि जिस तरह एक आफत और एक भूख का समा है, यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
ऐसी सूरत में आप मुझे बताओ, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर महफूज होगा या कोई थाना महफूज होगा या कोई रेंजर्स हेडक्वार्टर महफूज होगा, जहां वहां हमको पता चलेगा यहाँ राशन पड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताओ कोई बंदूक लाठी कोई खाददार था उसको रोक सकते हैं? नहीं, रोक तो नहीं सकती, लेकिन फिर मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही है सैलाब से और यकीनन सिंध हुकूमत इस पर काम भी कर रही है, जो कर रही है उसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कादिर खान मंदुखेल साहब, राज पठान और शाहिद अली। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और प्रोग्राम के हिस्से में बड़े अहम मौजू पर मुझे बात करनी है, वो है पोलियो का मर्ज़। पोलियो के हवाले से कई कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि पोलियो से बचाव के खतरे बच्चों को पिलवाए जाएं, और हम देखते हैं कि कई माँ बाप हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। लेकिन एक बड़ी तशवीशनाक खबर है, वो ये है कि कराची के जो सेवरेज का पानी है उसमें पोलियो का वायरस पाया गया है और कई बच्चे हैं जो कि पोलियो से मुतासर हो रहे हैं। न सिर्फ कराची बलाची बल्कि पेशावर में भी हमने आपको खबर दी कि एक और पोलियो का केस सामने आया है और कई ज़ाहिर पाकिस्तान के शहरों में पोलियो के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में पोलियो ख़त्म हो चुका है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलवाएं, लेकिन हिचकिचाहट अपनी जगह है और ज़ाहिर हम देखते हैं कि पोलियो टीम्स पर हमले भी होते हैं। इस सारे मौजू पर में ज्वाइन करें डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर द नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एजुकेशन है। आपको हम वेलकम कहेंगे। और साथ साथ हमारे साथ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती रागिब नईमी साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं पोलियो की, ज़ाहिर दुनिया भर में तो पोलियो उस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी ये मर्ज़ रह गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगाही भी दी जाए, इसके लिए कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन क्या वजूहात आप समझते हैं पोलियो बढ़ क्यों रहा है या पोलियो केसेस सामने आ क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं? डॉक्टर शहजाद साहब नहीं है हमारे साथ, ठीक है। मुफ्ती रागिब नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, जाहिर सी बात है, जब ये बात की जाती है कि बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाए नहीं पिलाई जाए, तजब्बुब का शिकार होते हैं बहुत से वालिदैन। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्या ये हमारे बच्चों को माजूर करने के लिए ही शायद ये वैक्सीन पिलाई जा रही है। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जानना चाहूँगी कि हराम हलाल का भी चक्कर होता है, कई लोगों को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम रिसर्च से ये बात समझते हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह के सामने आ गई है कि पोलियो के कतरे जो पोलियो के वायरस से बचाव के लिए हैं, ताकि बच्चा पोलियो की बीमारी से महफूज रहे, इन कतरों के फैलाए जाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। ना ही ये इंसानी ज़ात के अंदर या मर्द के अंदर किसी भी किस्म की कमी का आम तौर पे अफवाहें फैलाई जाती है। और फिर उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जब दुनिया भर के लोग ममालिक पोलियो के इस मर्ज को, अपाहज कर देने वाले मर्ज को अपने अपने मुल्कों में ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं, तो पाकिस्तान अभी तक क्यों पीछे है और पाकिस्तान में क्यों ख़त्म नहीं हो पाया? और हम सब जानते हैं कि पोलियो के इस बीमारी की मौजूदगी की वजह से एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रैवलिंग मुश्किल होती चली जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा रूह फरसा मकाम होगा कि जब इस किस्म की कोई पाबंदी पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के ऊपर लगेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस अपाहज कर देने वाले मर्द से बचने के लिए हमें अपने बच्चों को पोलियो के कतरे फैलाने पड़ते हैं। तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, शरई तबार से कोई कबाहत नहीं है, मेडिकली भी इसके अंदर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जो इंसानी ज़ात के लिए नुकसानदेह है। जब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को पोलियो कतरे लाजमन फैलाने हैं। मुफ्ती साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत क्लियरिटी के साथ आपने गुफ्तगू की, लेकिन ज़ाहिर ट्रैवलिंग से ज़्यादा बच्चों की सेहत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बहुत से इलाके ऐसे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शहरी इलाके ऐसे हैं
जहां पर पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को ये वैक्सीन या फिर ये कतरे पिलवाने से घबरा रहे होते हैं। शरई एतबार से आपने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हराम हलाल का चक्कर नहीं है, आप आराम से इसको पिलवा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर बाकायदा काउंसलिंग की ज़रूरत है? उलमा कराम भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आप समझते हैं मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल, कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं बहुत से पोलियो के ऐसे फंक्शंस में खुद भी शिरकत कर चुका हूँ जहाँ पे हमने बाकायदा अपने सतावाजात उन फंक्शन और सेमिनार करने वालों को दिए हैं और वो बाकायदा किताब से की कैफियत के अंदर मुरतब होके सामने है। बात सिर्फ इतनी है कि इस कैंपेन को सिर्फ महदूद ना रखा जाए, बल्कि जब कैंपेन शुरू हो तो फिर पाकिस्तान का हर नेटवर्क इस पोलियो के कचरे पर ना सिर्फ प्रोग्राम करे बल्कि लोगों को प्रोवोक भी करे और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी इन एक्टिविटीज को बहुत उजागर किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर शहजाद साहब भी हमारे साथ करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, यू आर लाउड एंड क्लियर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बड़ी एक तशवीशनाक खबर हमारे सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि कराची के सीवरेज के पानी से जो नमूने लिए गए थे उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी और आप भी जानते हैं कि रवा बरस 15 पोलियो के केसेस सामने आए। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो पोलियो ख़त्म ना होने की या पोलियो केसेस बढ़ने की पाकिस्तान में वो क्या है? जी एक तो ये है कि जो वायरस जो है वो जब हमने पूरे पाकिस्तान से वायरस खत्म कर दिया हुआ था तो साउथ केपी उसके लिए एक ऐसा सेफ हेवन है जहाँ पे हम उसको खत्म नहीं कर सके। ये नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। पॉपुलेशन मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर इज वेरी फ्रीक्वेंट। उसकी वजह से जो वायरस है वो आप ये समझ लें कि दोनों तरफ छुप जाता है। उधर कैंपेन हो तो इधर छुप जाता है, इधर हो तो उधर जाके छुप जाता है। और क्योंकि साउथ केपी की कराची के साथ जो आबादी है, साउथ केपी से जो लोग हैं वो वहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आबादियां हैं पश्तून पॉपुलेशन की कराची में। तो हमारे लिए ये वायरस ने तो जाना ही जाना था। ये तो आप देखें ना कि हमने कोरोना में भी सीख लिया कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप वायरस को स्प्रेड होने से नहीं रोक सकते। सही बात है। ठीक है, वायरस चला गया कराची में, लेकिन तशवीशनाक बात ये है कि हिस्टोरिकली जब भी कराची में पोलियो का वायरस फैलता है तो हमें 2-2 साल लग जाते हैं उसको ख़त्म करने में, बिकॉज ऑफ जो वहाँ की जो पिक्यूलियर सिचुएशंस है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वायरस है एनवायरनमेंट में इसको इसी तरह ख़त्म कर दे और ये ह्यूमन में इसकी ट्रांसमिशन ना हो। और उसका जो है वो एक ही तरीका है कि हम तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं हर बार। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर बार बार हिदायत भी की जाती है, कैंपेन भी चलाई जाती है। जैसा मुफ्ती साहब से बात करी थी कि माँ बाप, पढ़े लिखे माँ बाप को मैंने देखा है कि वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं पोलियो से बचाव के कतरे बच्चों को पिलाने के लिए। इसके लिए कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, अवेयरनेस भी दी जाती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई मतलब एक मिथ है या वाकई डरे हुए होते हैं माँ बाप के हमें कतरे नहीं पिलवाने? आपको क्या लगता है वजूहत क्या होती है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो ये समझनी है कि 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अपने बच्चों को कतरे पिलाती है। ठीक है, ये सिर्फ 2% लोग हैं, 2 से 3% जो कि इनकार करते हैं। हमारा प्रोग्राम अब इस सिचुएशन में पहुंच चुका है जहाँ पे हम सेम बच्चों को बार बार कतरे पिला रहे हैं। अच्छा। और सेम बच्चों को बार बार मिस कर रहे हैं। इसमें हमारी जो नाकामी कह लें वो सिर्फ ये है कि ये तो आप भी समझती हैं कि कोई माँ बाप अगर उनको पता हो कि ये चीज, ये दवाई, ये वैक्सीन मेरे बच्चों के लिए सेफ है, अच्छी है, तो वो कभी भी इनकार ना करें। बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको वैक्सीन से थोड़ी सी हेजिटेंसी है और उसके बाद जो लोअर क्लास है जो देहात वगैरह में, हाँ, और उनमें जो 2% लोग हैं जो कि इसको इनकार करते हैं और उसकी बेशुमार वजूहत हैं। उनमें एक तो ये है कि उनको ट्रस्ट नहीं है, वो समझते हैं कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, वो समझते हैं ये अमेरिका का कोई प्रॉपर एजेंडा है। आप यकीन करें, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान से हमारे 14 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जी सर। तो असूलन तो होना ये चाहिए कि नॉर्थ वजीरिस्तान में
माँ बाप अपने बच्चों को ले के आए कि जी ये हमारे बच्चों को खतरे पे आए, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ अभी भी यही प्रोपेगेंडा है कि जी ये जो है वो प्रोपेगेंडा है कोई गवर्नमेंट का या अमेरिका का, और इतने केसेस यहाँ नहीं है, और अगर है तो सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में ही क्यों है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो कन्विंस करना है लोगों को, दैट इज अ चैलेंज इन दोज एरियाज व्हिच वी आर। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बड़ा एक अहम इशू है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुफ्ती रागिब नईमी साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम सूरत हाल है कि पोलियो से बचाव के ख़तरे अपने बच्चों को इस पोलियो के मुहलिक मर्ज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि क्रिकेट के मैदान से मुझे आपसे करनी है वो ये कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ शुरू हो रही है पाकिस्तान की, और 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम ये T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कल ज़ाहिर कौमी टीम का जो स्क्वाड था उसका भी ऐलान किया गया, वो बड़ा अहम था, और ये सारी सूरत हाल में बात करूंगी। मुझे ज्वाइन फेमस क्रिकेटर हैं कामरान अकमल साहब। कामरान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी टीम ने ज़ाहिर परफॉर्म किया उसमें खिलाड़ियों को अभी फ़िल्टर किया गया, और जो टीम सामने आई है हमारी, एक तो मैं चाहूँगी ज़रा उस पर कॉमेंट करें, और फिर जो T20 सीरीज़ इंग्लैंड के साथ होने वाली है, और क्या आपको लगता है वाकई हमारी टीम पूरी फॉर्म में और बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा हमें? देखिए, टीम तो पाकिस्तान की अनाउंस हुई है, और बेहतर हो सकती थी, बस उन्होंने लगता कि एशिया कप नहीं देखा, चीफ सिलेक्टर ने या कोच कोई ड्रेसिंग रूम में थे, कप्तान फील्ड में थे, उनको पता नहीं हम किस शोबे में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। फिर वही टीम एक आधी चेंज हुई है सिर्फ, और वो मोहम्मद वसीम जूनियर आया और इब्रार आया, आमिर जमाल आए हैं, लेकिन टीम सिमिलर ही है जो एशिया कप की है। शान मसूद आया, तो फखर जमान को हटा दिया जा रहा था कि एक अच्छी फखर जमान हटा दिया जा रहा था कि अच्छी टीम अनाउंस करेंगे, वर्ल्ड कप को सामने रखे। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप को सामने रख के टीम ने अनाउंस की। खैर, पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे परफॉर्म करे, और इंग्लैंड आई है इतने अरसे बाद, उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेले। जो हमने गलतियां की हैं एशिया कप में वो रिपीट ना करे, एक अच्छी सीरीज फिनिश करें, जीते, जो कॉन्फिडेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आए। अच्छा कामरान, हमें कुछ रियलिटी पे भी थोड़ा बात करनी चाहिए ना, कि जिस बैटिंग लाइन के साथ हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई थी, और फिर हमने जो फाइनल देखा श्रीलंका के साथ, सबको समझ में आ रहा था कि जी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, बस पहुंच गए हम यहाँ तक। तो वो उन खामियों पर जो काबू पाना होता है, हम यूँ क्यों इंतज़ार करते हैं कि जी बॉलर्स आके परफॉर्म करेंगे? हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जो हमारा जो और जो क्रिकेटर्स हैं, अगर हम उनको देखें तो बैटिंग लाइन हमारी कहाँ खड़ी हुई है? देखिए, बैटिंग लाइन अब डेफिनेटली अब चीफ सिलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें 15-16 रन करने वाले अगर मैच जितवा रहे तो उनकी जरूरत है। वो ये नहीं सोचते कि मैच अक्सर वही जितवाता है जो बड़े रन करता है, जो इंटेंट डालता है, T20 के हिसाब से खेलता है। तो अब ऐसे बैट्समैन 8-10 बॉलों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, या 15-16 रन करने पे वो खुश हैं, तो फिर हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी, कैसे जीतेंगे? तो यही एक अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, जिनके हाथों में क्रिकेट है, बस उन्हीं की वजह से हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट सफर कर रही है। चेयरमैन साहब ने ध्यान ना दिया, चीफ सिलेक्टर नदीम खान और डोमेस्टिक के कोचेज 1-2 हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दिया तो हम और नीचे जाएंगे। हमारी प्रोग्रेस ऊपर जाने के बजाय रुकी हुई है या नीचे जा। तो अच्छा चले, चीफ सिलेक्टर की बात तो एक तरफ होगी, जो खिलाड़ी चले हैं जिनको आप सिलेक्ट कर ही लिया है, अगर उनकी परफॉर्मेंस, वो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, फिर वो फॉर्म में होने चाहिए वो नज़र नहीं आते, इसके पीछे जो वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप कामरान? देखिए, सबसे बड़ी वजह मैंने बहुत अरसे से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो कोचेज आए हैं हमारे पिछले 2-3 जो गए हैं, बुखार यूनस साहब, फिर मिकी आर्थर, फिर मिसबा, इन्होंने एक्चुअली ये क्रिकेट के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं किया, उनके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बस अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे उनको खिला देना इंटरनेशनल क्रिकेट, उसी की वजह से ये हाल हुआ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर चेहरे चेंज होते जा रहे हैं, पॉलिसी वही है, और अभी भी सिलेक्शन हुई है। आप उनके स्टैट्स में सिर्फ बाबर और रिजवान के छोड़ के बाकी सबके आप देख लें डोमेस्टिक कितनी खेलने हुए हैं और क्या परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो बस वो रेपुटेशन पे आए हैं कि बस स्क्रीन पे अच्छे लग रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर दी, बैटिंग अच्छी कर दी, ये 2 इनिंग्स और मिल लिया अच्छे तरीके से, बस ऐसे सिलेक्शन मुझे लग रहा हो रही है। अच्छा कामरान, देखें अब एशिया कप को सामने रखते हुए अगर ये सिलेक्शन हुई है और इंग्लैंड की सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है,
तो क्या इससे असर नहीं पड़ेगा वर्ल्ड कप पे? जिससे आपने शुरू में भी कहा कि भाई ये वर्ल्ड कप को मद्देनजर रख के ही सिलेक्शन होनी चाहिए थी। देखिए मैंने कहा ना कि ये वर्ल्ड कप को सामने रखने सिलेक्शन हुई, ऐसे लग रहा है जैसे कराची जिमखाना में टूर्नामेंट खेलना उसकी टीम अनाउंस की गई है उसके लिए। और एशिया कप की परफॉर्मेंस सामने रखते तो बहुत कुछ चेंज हो जाना था। फिर चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि लड़कों ने बड़ी जीत दिलवाई है पाकिस्तान को। आप मुझे पिछली 3-4 सीरीज देख लें, हम किन से खेले हैं, किन से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर की टीम आकर पाकिस्तान में T20 जीत के चली। सही बात है। टेस्ट मैचेस वो हमें मारे थे, और जिम्बाब्वे से हम लोग हारे हैं, बांग्लादेश से हम लोग सीरीज खेल रहे हैं। तो जीतेंगे ऐसी टीमों के अलावा, अगर पाकिस्तान ऐसी टीमों के खिलाफ भी सीरीज ना जीते तो फिर तो हाल बुरा ही है पाकिस्तान की। तो फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज का क्या होगा? फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज का क्या होगा? देखिए इंग्लैंड हमारी कंडीशन में है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान टीम को अब दिखाना चाहिए, अगर उनको इतना मौका मिला लड़कों को, और चीफ सेलेक्टर साहब, कप्तान और कोच है जो मुझे लगते नहीं है कोच, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अच्छा तो फिर अच्छी क्रिकेट खेलने, जो वर्ल्ड कप में भी अच्छी करे, अच्छी परफॉर्मेंस कराए। और एक टीम लगे कि पाकिस्तान की अनाउंस की है। रेपुटेशन पे टीम कभी नहीं चलती, रेपुटेशन पे टीमें होती, बड़ी टीमें बाहर होगी टूर्नामेंट से। इंडिया सोच सकता था एशिया कप से बाहर हो जाएगी, फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकेगी। श्रीलंका ऐसी टीम जो 5वें नंबर पर उसके जा रहा था, वो चैंपियन हो गई है। सही बात है। तो वो यूनिटी के साथ खेलते हैं, और बिलीव है उनको, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, T20 को समझ के खेलते हैं। अब वो माइंडसेट हमारी टीम में कौन लाएगा? आपकी बैटिंग में रिजवान स्कोर ना करे, बाबर स्कोर ना करे, तो आपकी बैटिंग लाइनअप सारी एक्सपोज, सारा तो वहीं पर ही है ना इत्तेफाक है भाई, वही परफॉर्म करेंगे। और अगर वो ना उन्होंने ना किया तो फिर क्या होगा? अच्छा, आगे वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की अगर बात करें तो आपको लगता है कि वो ऐसी हैं कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर परफॉर्म कर सकेंगे उन पिचेस को देखते हुए? देखिए बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे बाबर पे। अच्छा ये अच्छा स्टार्ट दें अगर ये ओपन करता है। अब अच्छी एक एडिशन हुई है, शान मसूद है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। अगर उसको 4 पे खिलाएंगे तो वो उसके साथ ज्यादती होगी। तो अब देखते हैं कि या वो ओपन करेगा या नंबर 3 खेलेगा, या रिजवान नंबर 3 खेलेगा, बाबर नंबर 3। देखते हैं बैटिंग ऑर्डर क्या होता है इंग्लैंड सीरीज में। तो वही अब ऑस्ट्रेलिया जाके होगा। तो अब कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से ये नहीं है कि 3 ओवरों में अगर स्कोर 20-40 में तो हमारी टीम करके आ जाती, वाह 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 छक्के मार दिए, मैच जितवा दिए। वो अच्छी अब अच्छी बॉलिंग, अच्छी साइड नहीं करने देंगे। ICC के इवेंट है, फिर दुबई में जो मारे हैं वो हमारी कंडीशन थी। कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था, कोई टॉप क्लास का स्पिनर नहीं था। हम ये दोनों में मार खा रहे हैं, हमारे बैट्समैन जेन्युइन फास्ट बॉलर भी हो, टॉप क्लास का स्पिनर भी हो, दोनों नहीं खेले। तो स्पिनर्स के लिए मददगार होंगी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा बाउंस होगा, अगर वहाँ पे कुछ सीम वगैरह हो गया, स्विंग हो गया बॉल, तो फिर हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होगी। फिर बाबर पे हम लोगों को बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। वो जितनी देर वो क्रीज में रहेगा उतना अच्छा होगा। अगर बाबर अल्लाह ना करे एशिया कप की तरह जल्दी आउट होता गया तो फिर हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अंडर प्रेशर आ गई। और आपको यही लग रहा है कि हमें इन्हीं पर भरोसा करना होगा? अगर ये खिलाड़ी हमारे नहीं चल पाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कामरान? देखिए भरोसा तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एंड टाइम पे 1-2 लड़के चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये हाँ जी, ये मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि ये खुद भी परेशान है ये टीम अनाउंस। कप्तान भी इतना हैप्पी नहीं है। अच्छा, कोच तो बिल्कुल ही ना, मैं कह रहा हूँ कोच बेचारे इतने शरीफ इंसान है, उनको इतना आइडिया ही नहीं हो रहा। कभी उन्होंने कोचिंग की नहीं है, हेड कोच कभी बने नहीं किसी टीम के। अच्छा, तो वो बस चल रहे हैं अपनी जॉब को लेके, और T20 में क्रिकेट कैसे खेलनी है, कैसे खिलानी है, जो हेड कोच का काम होता है वो तो अभी तक नजर नहीं आया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कामरान अकमल मौजूद थे। और कि तो सोचना होगा जो हमारी चीफ सेलेक्टर हैं, जो हमारे हेड कोच हैं, कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो कैसे परफॉर्म करेगी। फिर एशिया कप को मद्देनज़र रखते हुए आगे की टीम का सिलेक्शन होना था।
अब देखते हैं, इंग्लैंड से सीरीज़ है, फिर आगे वर्ल्ड कप है। अगर ये एशिया कप जैसी ही परफॉर्मेंस रहती है हमारी, जो हम दुआओं की बदौलत फाइनल तक पहुंच गए थे, तो दुआओं की बदौलत ही चलना है, परफॉर्मेंस भी दिखानी है खिलाड़ियों ने। तो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस अगर दिखाई इंग्लैंड सीरीज़ में, तो आगे वर्ल्ड कप की पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। तो देखना ये है कि हमारे जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, जो हमारी टीम है, वो किस तरीके का खेल हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके लिए पेश करती है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।